नमस्कार। यूपीएससी की ये लंबी मुश्किल यात्रा, कभी सोचा है कुछ लोग सालों साल कैसे टिके रहते हैं? मतलब वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन बनाए रखते हैं, जबकि कई कई बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और अक्सर लगता है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति या पैशन की बात होगी। पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक विज्ञान है, एक नियम है। बिल्कुल। और आज हम उसी पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जेम्स क्लियर की बेहतरीन किताब एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 19, अध्याय 19। हाँ, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। सही। ये अध्याय सिर्फ आदतें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, खासकर जब बोरियत होने लगे। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ असली खेल तो कंसिस्टेंसी का ही है, रोज लगे रहने का है। एकदम। तो इस चर्चा के अंत तक सुनने वालों को ये साफ हो जाएगा कि प्रेरणा असल में काम कैसे करती है। ये जो बोरियत है, बोर्डम, इससे कैसे निपटा जाए और कैसे मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों पर भी लगातार काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सीख सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए इस ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद उस कहानी से। हाँ, स्टीव मार्टिन की कहानी है। मशहूर कॉमेडियन, आज तो सब जानते हैं उन्हें। लेकिन उनकी सफलता वो रातों रात नहीं मिली थी। सोचिए, 10 साल की उम्र में डिज्नीलैंड में गाइड बुक बेचते थे। हाँ, और फिर एक जादू की दुकान में काम किया, फिर छोटे छोटे क्लबों में परफॉर्मेंस, ऐसी जगह जहां शायद लोग ध्यान भी नहीं देते थे। मैंने पढ़ा कि एक बार तो उन्होंने बिल्कुल खाली क्लब में स्टैंड अप किया, मतलब कोई ऑडियंस ही नहीं थी। कल्पना कीजिए उस निराशा की, उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। लेकिन वो रुके नहीं, यही खास बात है। हर साल थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहे। बिल्कुल। पहले शायद 1-2 मिनट का एक्ट होता होगा उनका, फिर 5 मिनट का हुआ, फिर 10, फिर 20। और रूटीन को लंबा करने के लिए उन्हें कविताएं तक पढ़नी पड़ी। ये है वो धीमी लगातार प्रगति, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। हाँ, और इसमें वक्त लगा, पूरे 15 साल लगे। 15 साल। 15 साल, हाँ। जिसमें से उनके अपने शब्दों में 10 साल सीखने में, 4 साल निखारने में और फिर 4 साल जबरदस्त सफलता के। इससे दोहराना जरूरी है, 10 साल सीखना, 4 साल निखारना, 4 साल सफलता। ये यूपीएससी यात्रा जैसा ही तो है ना? हाँ। सालों की मेहनत लगती है, धीरे धीरे सुधार होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। सही बात है। तो सवाल फिर वही आता है, मार्टिन जैसे लोग ये कैसे कर पाते हैं? वो कैसे टिके रहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग प्रेरित, मोटिवेटेड नहीं रह पाते? क्या राज है इसके पीछे? हाँ, तो विज्ञान इस पर क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि लगातार प्रेरणा और इच्छा का जो शिखर है, पीक मोटिवेशन जिसे कहते हैं, हाँ। वो तब मिलता है जब हम ऐसे कार्यों पर काम करते हैं जो हमारी क्षमता के बिल्कुल किनारे पर हों, मतलब जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी के स्तर पर। जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी, अच्छा, मतलब संभालने योग्य कठिनाई, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। बिल्कुल। इसे समझने के लिए किताब में एक टेनिस का एक बढ़िया उदाहरण दिया है। हाँ, वो वाला। अगर आप किसी 4 साल के बच्चे के साथ टेनिस खेलें तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे। मतलब कोई चुनौती नहीं है, बहुत आसान है। और दूसरी तरफ अगर आप रॉजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के साथ खेलें तो शायद आप खेलना ही छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, आपकी प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। आप सोचेंगे फायदा ही क्या है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप अपने बराबर के किसी खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, हाँ, जहां जीतने की संभावना भी है, पर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है, आप पूरी तरह खेल में डूब जाते हैं, है ना? सही। यही है वो जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी का क्षेत्र, वो स्वीट स्पॉट। और इसी सिद्धांत को, इसी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स नियम, द गोल्डीलॉक्स रूल। हाँ, जिसमें वो दलिया चखती है, एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो ये नियम कहता है कि इंसान चरम प्रेरणा, पीक मोटिवेशन तब अनुभव करते हैं जब वे अपनी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल एज पर काम कर रहे होते हैं। ना बहुत मुश्किल, ना बहुत आसान। बिल्कुल सही, जस्ट राइट। अच्छा, मनोविज्ञान में भी तो ऐसा कुछ है ना, यर्क्स-डॉडसन लॉ? हाँ बिल्कुल, यर्क्स-डॉडसन लॉ, वो भी यही बताता है कि उत्तेजना, अराउजल का जो आदर्श स्तर है। अराउजल मतलब यहाँ किस संदर्भ में? यहाँ अराउजल का मतलब है आपकी मानसिक और शारीरिक सक्रियता या उत्तेजना का स्तर, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब आप कितने एंगेज्ड हैं। ठीक है। तो यर्क्स-डॉडसन लॉ कहता है कि प्रदर्शन का शिखर या कहें अराउजल का आदर्श स्तर बोरियत यानी बहुत कम उत्तेजना और चिंता या घबराहट यानी बहुत ज्यादा उत्तेजना के बीच का बिंदु होता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन एक तरह से वही आदर्श उत्तेजना का स्तर है।
हाँ बिल्कुल, ये दोनों सिद्धांत एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। और स्टीव मार्टिन का करियर इसका सटीक उदाहरण है। एकदम। हर साल उन्होंने थोड़ा एक्ट बढ़ाया, कुछ नए चुटकुले जोड़े, पर कुछ पुराने हिट्स भी रखे। मतलब इतनी जीत मिलती रहे कि प्रेरणा बनी रहे। और इतनी गलतियां या कहें सुधार की गुंजाइश रहती थी कि मेहनत जारी रहे। बिल्कुल संतुलित, परफेक्ट बैलेंस। और यही चीज यूपीएससी की तैयारी में भी लागू होती है। बिल्कुल होती है। कैसे? जैसे कि जैसे नए विषय पढ़ना जरूरी है, वो चुनौती है, पर साथ में रिवीजन भी जरूरी है, जो शायद उतना रोमांचक ना लगे पर आत्मविश्वास देता है। हाँ, मुश्किल सवालों को हल करने की कोशिश करना, ये आपको एज पे रखता है, पर कुछ ऐसे सवाल भी करना जिनसे आत्मविश्वास बढ़े, जो आपको लगे कि हाँ मुझसे हो रहा है। मतलब रोज का लक्ष्य ऐसा हो जो चुनौती दे पर असंभव ना लगे, मैनेजेबल हो। बिल्कुल, ताकि आप बोर भी ना हो और हताश भी ना हो, गोल्डीलॉक्स जोन में रहें। ये तो हुई प्रेरणा की बात, लेकिन आदत बनने के बाद क्या होता है? हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि आदत शुरू करने के लिए उसे आसान बनाना जरूरी है। हाँ, तीसरा नियम यही था, मेक इट इजी, ताकि आदत जम जाए, टिक जाए। पर अगर हमेशा आसान ही करते रहेंगे तो बोरियत नहीं होगी? यही तो बात है। एक बार आदत बन जाए तो फिर उसमें छोटे छोटे सुधार और नई चुनौतियां डालना जरूरी हैं, ताकि दिलचस्पी बनी रहे। अच्छा। और अगर आप गोल्डीलॉक्स जोन को सही से हिट करते हैं, लगातार अपनी क्षमता के किनारे पर काम करते हैं, तो आप फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं। फ्लो स्टेट, हाँ, इन द जोन होना जिसे कहते हैं, जब किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का, आसपास का कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल। और वैज्ञानिकों ने पाया है कि फ्लो में जाने के लिए जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी वर्तमान क्षमता से लगभग 4%, 4% आगे होना चाहिए। 4%, ये तो बड़ा सटीक नंबर है। पर इसे मापना कैसे असल जिंदगी में? हाँ, असल जिंदगी में इसे मापना तो बहुत मुश्किल है। ये बस एक अनुमान है, एक दिशा देता है। ठीक है। पर मूल विचार वही है, अपनी क्षमता के किनारे पर चुनौती खोजना प्रेरणा बनाए रखने के लिए और फ्लो में जाने के लिए महत्वपूर्ण है। सुधार के लिए ये नाजुक संतुलन, ये डेलिकेट बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा विलन भी है। हाँ है, और शायद सबसे बड़ा। वो क्या है? बोरियत, बोर्डम। बोरियत। हाँ, ये तो है। व्यवहारों को, बिहेवियर्स को आकर्षक और संतोषजनक बनाए रखने के लिए उनमें कुछ नयापन चाहिए, नॉवेल्टी चाहिए। और बिना विविधता के, बिना वैरायटी के हम बोर हो जाते हैं। और ये जो आत्म सुधार की राह है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, इसमें बोरियत शायद सबसे बड़ा खलनायक है। ये तो बड़ी बात कह दी आपने। मतलब असफलता से भी बड़ा। और बाकी लोगों में क्या अंतर होता है? अच्छा, तो क्या कहा कोच ने? जेनेटिक्स, भाग्य, प्रतिभा? नहीं, उन्होंने इन सब के अलावा कुछ और कहा, कुछ ऐसा जो चौंकाने वाला था। क्या था वो? कोच ने कहा, एक बिंदु पर ये इस पर निर्भर करता है कि कौन रोज प्रशिक्षण की बोरियत को संभाल सकता है, वही लिफ्ट्स बार बार कर सकता है। क्या बात है! मतलब रोज की बोरियत को कौन झेल सकता है, ये है असली अंतर। हाँ, इस पर जोर देना बहुत जरूरी है। कौन रोज प्रशिक्षण की बोरियत को संभाल सकता है? ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि सफलता के लिए कोई अटूट जुनून चाहिए, अनवेवरिंग पैशन चाहिए। बिल्कुल, हम यही सुनते आए हैं। पर सच ये है कि जो लोग सफल होते हैं, जो टॉप पर पहुंचते हैं, वे भी उतनी ही प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं जितनी हम सब करते हैं। वो भी बोर होते हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि वे बोरियत के बावजूद काम करते हैं। वो तब भी मैदान में उतरते हैं जब मन नहीं होता। वे शो अप करते हैं। शो अप? हाँ, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। रोज पढ़ने बैठने का मन शायद नहीं करेगा, रोज वही लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम खोलने का मन नहीं करेगा, पर बैठना पड़ेगा, शो अप करना पड़ेगा। सही कहा। मास्टरी के लिए, किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? हाँ, पर यहाँ एक विरोधाभास है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही वो काम उबाऊ और नीरस होता जाएगा, रूटीन बन जाएगा। हाँ, ये तो होता है। शुरुआती जो उत्साह होता है, जो शुरू में फायदे दिखते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, रुचि कम होने लगती है। बिल्कुल। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं, बल्कि बोरियत है। बोरियत? फेलियर इज नॉट द बिगेस्ट थ्रेट, बोर्डम इज। हाँ, आदतें हमें वो शुरुआती खुशी देना बंद कर देती हैं, क्योंकि अब उनके परिणाम अपेक्षित हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। पता होता है कि ये करेंगे तो ये मिलेगा।
और जैसी आदतें साधारण लगने लगती हैं, बोरिंग लगने लगती हैं, हम क्या करते हैं? हम कुछ नया ढूंढने लगते हैं। नवीनता, नॉवेल्टी की तलाश में हम अपनी बनी बनाई प्रगति को पटरी से उतार देते हैं। शायद इसीलिए हम एक वर्कआउट प्लान से दूसरे पर कूदते रहते हैं, या एक डाइट से दूसरी पर, या यूपीएससी की तैयारी में एक स्टडी प्लान से दूसरे पर। बिल्कुल। जैसे ही प्रेरणा थोड़ी सी कम होती है, हम सोचते हैं शायद स्ट्रैटेजी में ही कोई गड़बड़ है। हम नई रणनीति खोजने लगते हैं, भले ही पुरानी काम कर रही हो, बस अब बोरिंग लगने लगी हो। हाँ, ये बहुत होता है। मैकियावेली का एक कोटेशन भी है किताब में। उन्होंने कहा था, मनुष्य नवीनता की इतनी इच्छा रखते हैं कि जो अच्छा कर रहे हैं वे भी बदलाव चाहते हैं उतने ही जितने वे जो बुरा कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब अच्छा भला चल रहा हो तब भी बदलाव चाहिए क्योंकि बोरियत हो गई है। हाँ, और शायद इसीलिए दुनिया में कई सबसे ज्यादा आदत बनाने वाले उत्पाद हैं, हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। जैसे वीडियो गेम्स या जंक फूड या सोशल मीडिया। ये वो हैं जो लगातार कुछ नयापन, कुछ नॉवेल्टी प्रदान करते रहते हैं। अच्छा, वीडियो गेम्स में विजुअल नवीनता होती है, नए लेवल्स, नए चैलेंजेस। जंक फूड में स्वाद की नवीनता, अलग अलग फ्लेवर। हाँ, और सोशल मीडिया में तो खैर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इनमें लगातार आश्चर्य, सरप्राइज के तत्व होते हैं, कुछ नया मिलता रहता है। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिवर्तनीय पुरस्कार या वेरिएबल रिवॉर्ड्स। वेरिएबल रिवॉर्ड्स, परिवर्तनीय पुरस्कार। हाँ, इसका सबसे आम उदाहरण दिया जाता है स्लॉट मशीनों का, जो कसिनो में होती हैं। हाँ, उसमें आप लीवर खींचते हैं या बटन दबाते हैं, और कभी कभी जैकपॉट लगता है। कभी छोटा इनाम मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता। मतलब पुरस्कार मिलता है पर किसी निश्चित अंतराल पर नहीं, कभी भी मिल सकता है। हाँ, वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल। पुरस्कारों की जो गति है वो बदलती रहती है, और ये जो भिन्नता है, ये वेरिएंस, यही डोपामीन में सबसे बड़ी वृद्धि करती है। डोपामीन, वो जो खुशी वाला केमिकल है। हाँ, खुशी और इनाम से जुड़ा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। ये वेरिएंस डोपामीन बढ़ाता है, याददाश्त को मजबूत करता है और आदत निर्माण को तेज करता है। तो क्या ये वेरिएबल रिवॉर्ड्स लालसा पैदा करते हैं, क्रेविंग? यहाँ एक बारीक बात है। लेखक कहते हैं कि परिवर्तनीय पुरस्कार खुद लालसा पैदा नहीं करते, लेकिन जो लालसा पहले से मौजूद है उसे बढ़ाते हैं। अच्छा, बढ़ाते हैं? कैसे? क्योंकि वे बोरियत कम करते हैं। वो अनिश्चितता, वो क्या मिलेगा वाली भावना हमें बांधे रखती है। समझ गई। तो ये बोरियत का एक तोड़ है एक तरह से। हाँ, कुछ हद तक। इच्छा का जो सबसे अच्छा बिंदु है, द स्वीट स्पॉट ऑफ डिजायर, वो तब होता है जब सफलता और असफलता का लगभग 50-50 विभाजन हो। 50-50 मतलब आधे बार आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, और आधी बार नहीं। इससे क्या होता है कि संतुष्टि के लिए पर्याप्त जीत मिलती रहती है, आप पूरी तरह निराश नहीं होते, और इच्छा बनाए रखने के लिए पर्याप्त चाहत बनी रहती है। आप सोचते हैं अगली बार शायद मिल जाए। ये तो गोल्डीलॉक्स नियम का ही एक और पहलू लग रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं ये गोल्डीलॉक्स नियम का एक फायदा भी है। यदि आप पहले से ही किसी आदत में रुचि रखते हैं तो उसमें प्रबंधनीय कठिनाई की चुनौतियां जोड़ते रहना उसे दिलचस्प बनाए रखने का एक तरीका है। ये एक तरह का वेरिएबल रिवॉर्ड ही है। लेकिन हर आदत में तो परिवर्तनीय इनाम नहीं होता। नहीं होता, और आप चाहेंगे भी नहीं। सोचिए अगर गूगल सर्च कभी-कभी उपयोगी परिणाम दे। हाँ, तब तो हम गूगल इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। या उबर कैब आधी बारी पिकअप करने आए। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वेरिएबल रिवॉर्ड्स हर जगह काम नहीं करते। नहीं करते। वो कुछ खास तरह की आदतों, खासकर मनोरंजन या उपभोग से जुड़ी आदतों को बनाए रखने में ज्यादा कारगर हो सकते हैं। तो फिर अगर हमारे लक्ष्य जैसे यूपीएससी की तैयारी में ये बाहरी वेरिएबल रिवॉर्ड्स नहीं है और बोरियत तो आनी ही है, तो फिर असली टिकाऊ समाधान क्या है? हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। परिवर्तनीय पुरस्कार हों या न हों, कोई भी आदत, कोई भी लक्ष्य हमेशा दिलचस्प नहीं रह सकता। ये नामुमकिन है। सही है। तो एक बिंदु पर हर किसी को, जो भी आत्म सुधार की यात्रा पर है, उसे एक ही चुनौती का सामना करना पड़ता है, और वो चुनौती है, क्या? आपको बोरियत से प्यार करना सीखना होगा। बोरियत से प्यार करना? ये कैसे हो सकता है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यही क्रक्स है। इसे फिर से सुने। बोरियत से प्यार करना सीखें। फॉल इन लव विद बोर्डम। मतलब इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये कि आपको उस प्रक्रिया से, प्रोसेस से लगाव पैदा करना होगा, उस रोजमर्रा के काम से, भले वो अब रोमांचक ना लगे, भले वो एक जैसा लगे। क्योंकि हम सबके लक्ष्य होते हैं, सपने होते हैं। यूपीएससी क्लियर करना है या कुछ और बनना है,
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज में बेहतर बनना चाहते हैं। अगर आप केवल तभी काम करते हैं जब ये सुविधाजनक लगे या रोमांचक लगे, जब मूड हो, तो आप कभी भी इतने सुसंगत, इतने कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे कि उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकें। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, ये बात तो है। मैं गारंटी दे सकता हूं, आप कोई भी आदत शुरू करें और उसे बनाए रखने की कोशिश करें तो ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आपका मन करेगा कि छोड़ दो यार। बिल्कुल आते हैं। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसे दिन होंगे जब ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। जब आप जिम जाते हैं तो ऐसे सेट्स होंगे जिन्हें आप खत्म करने का मन नहीं करेंगे, लगेगा बस बहुत हो गया। हाँ। जब लिखने का समय होता है, जैसे लेखक के लिए, तो ऐसे दिन होंगे जब एक शब्द टाइप करने का मन नहीं करेगा। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ऐसे दिन होंगे जब किताब खोलने का मन नहीं करेगा, नोट्स देखने का मन नहीं करेगा, लगेगा आज बस छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन जब ये कष्टप्रद हो या दर्दनाक लगे या बस थकाऊ लगे, तब भी आगे बढ़ना। हाँ, यही एक पेशेवर और एक शौकिया एमेच्योर के बीच का अंतर बनाता है। प्रोफेशनल वर्सेस एमेच्योर, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। इसे समझना जरूरी है। तो क्या फर्क है दोनों में इस संदर्भ में? पेशेवर जो होते हैं, प्रोफेशनल्स, वो अपने शेड्यूल पर टिके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शौकिया लोगों को जिंदगी की मुश्किलें, परेशानियां रास्ते से भटका देती हैं। अच्छा। पेशेवर जानते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उनका लक्ष्य क्या है, और वे एक उद्देश्य के साथ, पर्पस के साथ उसकी ओर काम करते हैं। शौकिया लोग जीवन की तात्कालिकताओं में, अर्जेंसीज में भटक जाते हैं। आज ये जरूरी लग रहा है, कल वो। ये लाइन दोहराने लायक है। पेशेवर शेड्यूल पर टिके रहते हैं, शौकिया लोगों को जिंदगी रास्ते से भटका देती है। बिल्कुल। लेखक डेविड कायन का उदाहरण दिया है किताब में, जो अपने छात्रों को फेयर वेदर मेडिटेटर बनने से बचने के लिए कहते हैं। फेयर वेदर मेडिटेटर मतलब वो जो सिर्फ तब ध्यान करे जब मौसम अच्छा हो, यानी जब मन हो, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब आसानी हो। अच्छा, समझ गई। जैसे फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही आप एक फेयर वेदर एथलीट नहीं बनना चाहते, या फेयर वेदर राइटर नहीं बनना चाहते, या फेयर वेदर यूपीएससी एस्पिरेंट। एग्जैक्टली। आप वो एस्पिरेंट नहीं बनना चाहते जो सिर्फ तब पढ़ता है जब मोटिवेशन हाई हो, जब टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हो, जब सब कुछ आसान लग रहा हो। मुश्किल समय में, बोरियत के समय में जब मन नहीं कर रहा, तब टिके रहना वो असली बात है। हाँ, जब कोई आदत, कोई लक्ष्य वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आपको किसी भी मूड में, किसी भी परिस्थिति में उस पर टिके रहने को तैयार रहना होगा। मूड पर निर्भर नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं। पेशेवर तब भी कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, जब मूड सही नहीं होता। उन्हें शायद उस वक्त मजा ना आए, बिल्कुल ना आए, पर वे काम पूरा करने का रास्ता खोज लेते हैं। दे फाइंड अ वे टू गेट द जॉब डन। लेखक ने अपना उदाहरण भी दिया है ना? हाँ, वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से सेट्स हुए हैं जिम में जिन्हें खत्म करने का उनका बिल्कुल मन नहीं किया, लेकिन उन्हें वर्कआउट पूरा करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। कभी नहीं? कभी नहीं। वो कहते हैं ऐसे बहुत से लेख हुए हैं जिन्हें लिखने का उनका मन नहीं किया, लेकिन उन्हें शेड्यूल पर प्रकाशित करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से दिन आए जब आराम करने का मन किया, लेकिन उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगने का उन्हें कभी पछतावा नहीं हुआ। तो काम करने में शायद उस वक्त मजा ना आए, पर काम पूरा होने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं, और उसका कभी पछतावा नहीं होता। यही बात है। और इसीलिए उत्कृष्टता प्राप्त करने का, एक्सेलेंस हासिल करने का एकमात्र तरीका है, हाँ, एक ही चीज को बार बार करने में अनथीन रूप से मोहित होना सीखना। टू बी एंडलेसली फैसिनेटेड विद डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। अनथीन रूप से मोहित होना उसी बोरिंग काम से। हाँ, आपको प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा। ओहो, आपको बोरियत से प्यार करना सीखना होगा। वाह, ये तो सच में बहुत गहरी बात है, पूरी सोच बदलने वाली। बिल्कुल। ये आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता है। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर सार निकालना हो, मुख्य बातें क्या होंगी? व्हाट आर द की टेकअवेज? ठीक है, इसे बुलेट पॉइंट्स में समेटने की कोशिश करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, गोल्डीलॉक्स नियम। हाँ, गोल्डीलॉक्स नियम। चरम प्रेरणा, पीक मोटिवेशन तब मिलती है जब कार्य न बहुत कठिन हो, न बहुत आसान, बल्कि आपकी क्षमता के ठीक किनारे पर हो। जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी। दूसरा पॉइंट? दूसरा, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर असफलता नहीं होती, बल्कि बोरियत होती है, बोर्डम। जब आदतें नीरस और अपेक्षित हो जाती हैं, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, कुछ नया ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल। तीसरा, आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए शुरुआत में उन्हें आसान रखना जरूरी है। मेक इट ईजी। लेकिन एक बार वो स्थापित हो जाएं,
तो फिर धीरे धीरे उनमें प्रबंधनीय चुनौतियां, मैनेजेबल चैलेंजेस जोड़ते रहना होगा। गोल्डीलॉक्स जोन में रहना होगा। चौथा पॉइंट बोरियत के बारे में। हाँ, चौथा ये कि बोरियत अपरिहार्य है, इट्स इनएविटेबल। असली अंतर तब पैदा होता है जब आप बिना मन के भी बोरियत के बावजूद काम करते रहते हैं, when you show up even when you don't feel like it। और इसी से जुड़ा है पांचवा पॉइंट, पेशेवर बनाम शौकिया। एकदम। पांचवा, पेशेवर और शौकिया में यही फर्क है। पेशेवर अपने शेड्यूल पर टिके रहते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। शौकिया लोग जीवन की बाधाओं और अपने मूड को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शायद इन सब का निचोड़ है, छठा और सबसे महत्वपूर्ण, उत्कृष्टता के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए आपको प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा, यहां तक कि उसकी बोरियत से भी। फॉल इन लव विद द प्रोसेस, फॉल इन लव विद द बोर्डम। ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये वो चाबियां हैं जो यूपीएससी जैसी लंबी और यकीनन कभी-कभी बोरिंग लगने वाली यात्रा में आपकी निरंतरता, आपकी कंसिस्टेंसी का ताला खोल सकती हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या सलाह है? कैसे इन बातों को अमल में लाएं? मेरी सलाह होगी कि इस चर्चा को, या बेहतर है इस अध्याय को दोबारा सुनें या पढ़ें, इन विचारों पर मनन करें और फिर इन्हें अपनी तैयारी की रणनीति में शामिल करने की कोशिश करें। पहचानें कि आपके लिए जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी क्या है। क्या आप बहुत आसान काम कर रहे हैं या बहुत मुश्किल? अपने रोज के लक्ष्य तय करते वक्त गोल्डीलॉक्स नियम का ध्यान रखें। हाँ, और जब पढ़ने का मन न करे, जब बोरियत महसूस हो, तो याद करें कि पेशेवर क्या करते हैं। वो बस शुरू कर देते हैं। शो अप करें। बिल्कुल। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, बस शुरू करें। और बोरियत को दुश्मन समझने के बजाय उसे प्रक्रिया का एक सामान्य अपेक्षित हिस्सा समझें। उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखें। और ये न केवल यूपीएससी में सफल होने में मदद करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक मानसिक दृढ़ता चाहिए, जो मेंटल फोर्टिट्यूड चाहिए, वो देगा। ये एक लाइफ स्किल है। बिल्कुल। तो अगर आपको इस चर्चा से कुछ सीखने को मिला, अगर इसने आपको अपनी तैयारी, अपनी आदतों को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया, तो इसे अपने तक ही मत रखिए। हाँ, कृपया इस एपिसोड को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी उनके भी काम आ सकती है। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। आप बोरियत से कैसे निपटते हैं? क्या आपके पास कोई अपनी तरकीब है? हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही गहन चर्चाओं और यूपीएससी केंद्रित विश्लेषण के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो जो घंटी का आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। याद रखें, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। टिके रहें, सीखते रहें। और हाँ, बोरियत से प्यार करना सीखें। अगली चर्चा तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।